CA Tejas Kataria with lots of energy. Let me start with today's session. थंबनेल से पता चल ही गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि मैम हमें 30 डेज, जो लास्ट 30 डेज है, 1 मंथ है, उसमें हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि क्या सोचना चाहिए आप लोगों ने, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कि कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए, कि एबीसी एनालिसिस क्या होना चाहिए, यानी कि कौन से टॉपिक है जो आप छोड़ के जा सकते हो, कौन से टॉपिक है जो आपने छोड़ने का आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आपको करके जाना है तो जाना ही है, वरना आप लोग फेल हो सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम अभी देखो हम लोग ये स्टेज पे है, हम लोग इतना करेंगे तो पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो इन सारे सवालों के जो जवाब है वो इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कैटेगराइज करती हूँ स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट्स। एक वो स्टूडेंट होगा जो शायद बहुत अच्छे से स्टार्ट से पढ़ते आ रहा है, और जिसकी वजह से उसको मतलब उसको पता है कि हम लोग मैंने बहुत अच्छे से किया है तो मैं पास हो सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि पास हो ही जाएगा, बट हो सकता हूँ, ऐसा उसे लग रहा है। दूसरी ऐसी कैटेगरी होगी जो कि मैक्सिमम कैटेगरी होगी, जो 50% टू 80% सिलेबस कवर करके बैठी है, लेकिन अभी भी इतना सारा सिलेबस अभी भी बाकी है। 50% हुआ होगा तो 50% बाकी है। ऐसी कैटेगरी के भी स्टूडेंट होंगे जो सेकंड कैटेगरी के होंगे, और कुछ थर्ड कैटेगरी के होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैम क्या अब हम लोग पास हो सकते हैं या नहीं है, और अभी हम लोगों ने क्या करना चाहिए। ऐसी भी कैटेगरी लेट लतीफ वाली भी हो सकती है। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप सारी चीजें अच्छे से सुनो, नोट डाउन करो, और इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करो, तो आपका पूरा पूरा चांस है कि आप भी पास हो सकते हो। तो पहली चीज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंपैरिजन। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करना बंद करो। मतलब क्या, कि आप आपके दोस्तों को कॉल करके कि तेरा कितना हुआ, मेरा इतना हुआ है, फिर तूने कैसे किया, तो दूसरों के साथ पहले तो कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि सोसाइटी वैसे ही आपको दूसरों के साथ कंपेयर कर रही है। बहुत सारे पेरेंट्स भी, फैमिली मेंबर्स भी आपको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का बेटा, इसने ये किया, उसने वो किया, तुम क्या कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। पहली बात तो, अगर ऑलरेडी वो काम किसी और को दिया है तो तुम और खुद उसमें और भरपाई मत करो, मतलब एडिशन मत करो। क्यों? क्योंकि आपके लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा तुम लोगों का माइंडसेट। ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग इस वक्त पॉजिटिव नहीं माइंडसेट के साथ सोचोगे तो तुम गए। ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने सीए फाइनल का जो अटेम्प्ट में फेल हुई थी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई निगेटिव माइंडसेट कि मैं पास नहीं हुई तो क्या होगा, मुझे कोई जॉब ही नहीं देगा, फिर मैं कर भी सकती हूँ या नहीं, आई एम आई डम, ऐसे कुछ भी सोचती थी। एंड आई एम द रीजन फॉर दैट फेलियर। मैं खुद रीजन हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि मेरा माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं था। तो फेल होने के बाद देख ले कि भाई कुछ नहीं होता, जिंदगी रुकती नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको पहली बात तो ये समझना है कि ये सोचो ही नहीं क्या पास होंगे, फेल होंगे, रिजल्ट क्या होगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे का क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर निगेटिविटी क्रिएट करेगी। सबसे पहले तो ये निगेटिविटी को खत्म करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपको डैमेज करने वाला पॉइंट होता है हमेशा। डिस्ट्रैक्शन, मतलब मोबाइल से जितना आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ये है कि आप कंपेयर करते हो और फिर आपका माइंडसेट निगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो आपका माइंडसेट जो निगेटिव हुआ है उसको खत्म करो। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको आपका 100% देना है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आपका अगर आपने बेस्ट दिया है, फिर जो होगा भगवान भरोसे जाने का है। ये आपके पहले तो दिमाग में, मतलब सबसे पहले कंपैरिजन बंद करना है। दूसरा, मैंने कहा आपको माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रांग चाहिए, कि पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए, कि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बार बार, प्लीज मेक श्योर दैट यू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। वो कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसमें वो सारी चीजें डाल दूं। कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से बात करूंगी, बट आपके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है। उसके बाद सबसे बड़ा हथियार होता है कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जोश जोश में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बात में वो मतलब ऐसा होता है कि भाई बस बहुत पढ़ लिया, सैचुरेशन लेवल आ चुका है, अब नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से बहुत सारे ढेर हो जाते हैं एंड में, मतलब 1 मंथ बिफोर, जब सबसे बड़ा रेस तभी दौड़ना होता है, तब जाके वो पीछे हो जाते हैं। तब आपके पास मौका है कि आप आगे निकल जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला, कंसिस्टेंटली जो भी टाइम है आपके पास, उसका आपने कंसिस्टेंटली आपने यूज करना है। एंड कंसिस्टेंटली सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ते रह गए। ठीक है, मतलब क्या, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम क्या होती है ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई।
अरे बट सही तरीके से पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही तरीका क्या है? स्मार्ट हार्ड वर्क। मतलब क्या? ना आप हार्ड वर्क कर सकते हो इस वक्त, ना आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। स्मार्ट वर्क मतलब क्या है? मैं मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क का मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है? और हार्ड वर्क का मतलब होता है गधे वाला काम। तो आपको ना इस तरफ आप शॉर्टकट मार के आप पास हो सकते हो क्योंकि ये सी एग्जाम है, तो शॉर्टकट मारना बंद करो, ना गधे वाला पढ़ाई करो। आपको दोनों का कॉम्बो करना है। मतलब क्या है? आपको स्मार्ट तरीके ढूंढने हैं जिससे आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर सको। और उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए कम टाइम में ज्यादा? सबसे पहला, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए। दूसरा, आपकी स्पीड। मतलब क्या स्पीड? सिर्फ आपका पढ़ने का स्पीड नहीं, आपके कैलकुलेटर्स की स्पीड आपके बहुत फास्ट होने चाहिए। आपके पास अब जो भी टाइम है उसमें आपका मैं एंड में आपको एबीसी एनालिसिस दूंगी कि कौन से टॉपिक करने जरूरी है, कौन से छोड़ सकते हैं, कौन से नहीं वगैरह एक्सेट्रा। बट आपको ये समझना है उसके साथ साथ आपका कैलकुलेटर का स्पीड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा समरी होना चाहिए। अज्यूम करते हैं आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक है, आपके पास 50 सम है उसके। तो उन 50 सम का कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि स्टार्टिंग के जो ये 5 समझे या ये 20-20 के क्वेश्चन नंबर्स सारा एक जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ढूंढते बैठ गए एक दिन पहले। लिखा हुआ होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन 43, 10, 22 वट जो भी आपके नंबर है वो 5 स्टार है। मतलब आपको वो लिख के सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऐसे क्वेश्चंस की होंगी कि जो आपको सिर्फ कैलकुलेटर पर सॉल्व करने हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कैलकुलेटर का स्पीड ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये कैटेगरी के सम्स ज्यादा होंगे। तो अब क्या होगा ना, मैं हमेशा स्टूडेंट को क्या बोलती हूँ कि कुछ सम्स आप ये कैटेगराइजेशन किया ना कि आपने जो सॉल्व करने, एक कैलसी वाले और दूसरा लास्ट वाला जो ठीक है देखना भी नहीं है, सिर्फ ऑडिट किया तब भी चलेगा और बाकी तो देखने भी नहीं है चौथी कैटेगरी में। जब आप ये करते हो ना कि पहले देखा बहुत अच्छे से सॉल्व किया, फिर सिर्फ कैलकुलेटर किया, फिर ठीक है ऑडिट जैसा सिर्फ देखा पढ़ा, आंसर पढ़ रहे आप, और लास्ट वाला कैटेगरी की भाई देखना भी नहीं। जब आप ये कैटेगराइजेशन करते हो उसमें जो सेकंड कैलकुलेटर वाली कैटेगरी होती है उसके सम ज्यादा आते हैं। ओके, होता क्या है, ये जो पढ़ाई करने का तरीका ये है इफेक्टिवली ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स अब आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सेकंड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी मतलब क्या, आप नींद सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। मतलब नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 100% वाले नींद को सैक्रिफाइस करने की जरूरत ही नहीं है। 50% वाले नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन हमें करना है नहीं। ठीक है, ऑनेस्टली हमें करना है नहीं और करना चाहिए भी नहीं। तो अब बिना नींद का सैक्रिफाइस किए आपने पढ़ना कैसे है? आपने ढूंढने हैं इफेक्टिव 12 आवर्स। मतलब क्या है? आपके पास एग्जैक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि आपको पता होना चाहिए, जैसे एलएलपी वाला टॉपिक है। ओके, अब जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा उनको तो मैंने पहले ही बता दिया था, मेरे यूट्यूब पे जाना, वहां पे एलएलपी सीएसीएस तेजल कटारिया एलएलपी, वहां पे 37 मिनट का वीडियो है। तो उसमें मैंने एग्जैक्टली बता दिया कौन से टॉपिक करना है, कौन सा क्वेश्चन करो, कौन सा मत करो, या कहाँ से क्या होता है वो सब बता दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, आपको एलएलबी को करने के लिए पहली बार, अज्यूम करते हैं हम पहली बार ही कर रहे हो, तो पहली बार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको अब 4 ही घंटे लगने चाहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 4 घंटे लगने चाहिए। तो अगर आपने ये 4 घंटे का पढ़ाई 2 घंटे में कंप्लीट किया, फिर भी यू कंसिडर इट एज 4 आवर्स। तो वो होता है इफेक्टिव आवर्स। मतलब क्या, जिस चीज को करने के लिए 4 घंटे लगते हैं आपने सिर्फ 2 घंटे में कर लिया ना, तो यू कैलकुलेट इट एज 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसा आपके पास हर एक चैप्टर वाइज पता होना चाहिए कि भाई इसको करने के लिए इतना नंबर ऑफ आवर्स लग रहा है, इसको करने के लिए इतने नंबर ऑफ आवर्स। तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव 12 घंटे निकालने हैं और ट्राई करना है कि आप एक्स्ट्रा आपके पास टाइम बचे। मतलब अगर मैंने 10 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे में खत्म कर ली है, तो 5 घंटे, अब वैसे देखा जाए तो आपके पास बहुत सारा टाइम अभी भी अवेलेबल होगा, देन यू कैन स्पीड अप एंड यू कैन कवर मैक्सिमम थिंग्स। तो इफेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव आवर्स का क्या मतलब, जो स्ट्रेटेजी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना जरूरी है। इसके साथ साथ जब आप लोग ये सारी चीजें कर लोगे तो 50% देखो, जिसने अभी तक किया ही नहीं है उसके लिए जो चीज काम में आएगी वो होगा एबीसी एनालिसिस। लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ करके बैठे, हमने आधा अधूरा कुछ तो कुछ किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये चीज ध्यान से समझो। ये आपने, अब देखो आपने कुछ किया है कुछ नहीं किया है। कोई भी बच्चा इंडिया का ऐसा नहीं होता है कि जो सब कुछ पढ़ के आया है, मतलब इतना सब कुछ पढ़ के आया है, पूरा मतलब किताब उसके खून में चली गई है, ऐसा नहीं होता है। पहली बात, आप सब ऑलमोस्ट सिमिलर नाव पे सवार हो। तो इसीलिए आप ना दूसरों को देखकर खुद को डिग्रेड मत करो, आपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, पहली बात। दूसरा, दूसरों को देख देख के अपना खुद का स्ट्रेस लेवल मत बढ़ाओ। खुद को अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना करूंगा, इतना नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए प्लस है, ये मेरे लिए माइनस है।
आपने क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा 50%, 60%, 70%, आपने उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो बच्चा क्या करता है, सिलेबस 100% कवर करने जाता है, फिर रिवीजन होता नहीं है, फिर रिवीजन नहीं होता है तो जो आ रहा था, जो अच्छे से पहले करके बैठे थे वो भी नहीं आया, फिर एग्जाम में तो वैसे ही लिखना नहीं आएगा। तो ये फालतूगिरी मत करना, रिवीजन आपको करना मैंडेटरी है। आपके दिन के शेड्यूल इस तरीके से अलॉट करो कि स्टार्टिंग का दिसंबर एंड तक आप चाहो तो मतलब आपको रेशियो चेंज करना होगा कि स्टार्टिंग के 20 दिसंबर तक आप क्या करोगे, ज्यादा कवर करने पे, सिलेबस कवर करने पे फोकस करोगे, जो जो मैं बताऊंगी आगे एबीसी वाइज कि भाई इसमें से ये चीज अभी भी बची है तो आप उस पर फोकस करोगे, ज्यादा आप वो सिलेबस कवर करो। रिवीजन लेकिन करना जरूरी है, तो 4-5 घंटे रिवीजन कर रहे हैं, 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मतलब नया फ्रेश वाला पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 आपका फ्रेश वाले का टाइम कम होना चाहिए और रिवीजन वाले का टाइम बढ़ाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट वाला पॉइंट, जो कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। मतलब रिवीजन तो हो गया, रिवीजन पे आपको फोकस करना है, इसके बाद आता है मॉक टेस्ट का पॉइंट, ठीक है। अब देखो, बहुत सिंपल सा एक फंडा हमेशा समझो कि आपको स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यूज, ये चीजों को तो कवर करना ही है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना है। जो 100% बहुत अच्छे से स्टार्ट से पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, वो लोग 2 मॉक टेस्ट 2 रिवीजन इज द आइडियल सिचुएशन। 2 मॉक टेस्ट इज द आइडियल सिचुएशन। जो 50% से ऊपर की कैटेगरी, लेकिन 80%, 90% वाली कैटेगरी, उनके पास ये स्कोप नहीं है कि वो 2 मॉक टेस्ट दे, जेन्युइनली नहीं है। तो इस बात का, अब भाई इसने दो दो मॉक टेस्ट दिए, 2 बार रिवीजन हुआ, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। आपको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। मॉक टेस्ट का सोल पर्पस क्या होता है? पहला पॉइंट, आपने ये देखना है कि क्या आपका पेपर टाइम से कंप्लीट होता है या नहीं। दूसरा पॉइंट, आप कौन कौन सी गलतियां करते हो जब आप उन 3 घंटों में होते हो। तीसरा पॉइंट, 15 मिनट्स कैसे मैनेज कर रहे हो। चौथा पॉइंट, क्या वो सपोज मान लो कि आपने पहले पेज पे गड़बड़ कर दी, गलत लिख दिया, कुछ भी हुआ, कुछ भी पूरे पेपर में कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर पाए या नहीं। आपको कुछ ऐसी चीजें, आपको ये देखना है उस टाइम पे कि क्या आप ये सारी चीजों को मैनेज कर पाए या नहीं। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए, क्या आपको पता चल गया कि आपने क्या सीक्वेंस से आपने पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजों का मतलब होता है मॉक टेस्ट। ये सारी चीजें समझना, आपने 2 बार वो समझी और 1 बार समझी में ऑब्वियसली फर्क होगा, लेकिन आपने समझा तो सही, इस बात की खुशी मनाओ। एक मॉक टेस्ट दिया, खुश रहना, लोड मत लेना कि आप 2 मॉक टेस्ट हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये उन स्टूडेंट की कैटेगरी के लिए जो 50% या 80% वाली कैटेगरी के हैं, जिनका हो चुका है बहुत अच्छे से, वेल एंड गुड, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। जो 50 to 80% वाली है, वो ये कैटेगरी को फॉलो करो। एक मॉक टेस्ट, खुश रहना, कोई दिक्कत नहीं, एक रिविजन, बट वो ऐसा होना चाहिए कि भाई देखो 100% तक तो जाओगे, लेकिन जो 70% करोगे ना, वो ऐसा करो कि भाई हम 60 ठोक के लेके आ सकते हैं। वो एटीट्यूड के साथ अगर आप जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कोर कर लोगे, पास भी हो जाओगे। तो इसके लिए ध्यान रखो, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीपी में भी एक ट्रिक मैंने नोट की है इंस्टीट्यूट की, वो क्या करते हैं, अभी जैन का अटेम्प्ट है तो वो सितंबर के आरटीपी से क्वेश्चन डालेंगे, जैन के आरटीपी से ज्यादा। मई मंथ में वो जैन के आरटीपी से क्वेश्चन डालते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका करंट सिर्फ आरटीपी करो, लेकिन करंट तो करना ही है, करंट करना ही है। कई बार वो सेम क्वेश्चन अकाउंट्स, बहुत सारे तो अकाउंट्स लॉ के वैसे ही उठा के चिपका देते हैं आपके एग्जाम में, वो तो करना ही है। अलोंग विद दैट आपने और एक चीज क्या करनी है, अलोंग विद दैट आपने, अलोंग विद दैट मतलब क्या, आपने आरटीपी करंट कर लिया, पिछला भी करो। पीवाईक्यू, एमटीपी करंट किए हैं, पीवाईक्यूज तो पुराने हैं, एमटीपी करंट किए लेकिन पिछले भी करो। तो ट्राई करो कि 4 अटेम्प्ट तक आप वो कवर कर सको। 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम, आपकी इच्छा, आप कर पाओ, वेल एंड गुड। ज्यादा नहीं हो पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपने ऊपर भरोसा, सेल्फ बिलीव बहुत रखो, फोड़ फोड़ के पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि अभी भी इम्पॉसिबल है पास होना, अभी भी पॉसिबल है, प्रोवाइडेड यू स्टडी प्रॉपरली एंड प्लान्ड मैनर, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते हैं। अब इन सारी चीजों के लिए सबसे पहले आपको एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, आप आईसीआई के वेबसाइट पे जाना। आईसीआई के वेबसाइट पे आपको वहां पे स्टूडेंट पोर्टल मिलता है, स्टूडेंट पोर्टल में आपको बीओएस पोर्टल मिलेगा। बीओएस पोर्टल पे आप क्लिक करोगे तो आपको पुराने सारे के सारे, आप स्क्रॉल कर देना, देखो यहाँ पे पीवाईक्यू मिला,
यहाँ पे सजेस्टेड है उसके, यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर है, यहाँ पे आपको जो भी आरटीपीज होंगे वो भी मिल जाएगा। ये देखो इधर आरटीपी है, तो आपको ये सारी चीजें मिलती है। हाँ, अगर आप फोन से देख रहे हो, ये लैपटॉप का लेआउट है, फोन से देखोगे तो राइट साइड पे वहां पे ऐसे 3 लाइन्स मिलेंगे आपको। वो 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे, स्टूडेंट सेक्शन मिलेगा, स्टूडेंट सेक्शन बीओएस, बीओएस के बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल कर देना, मिल जाएगा। तो वहां से आप कर लेना। इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज वो देखो। दूसरी बात, उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन है उस चीज मैंने बहुत बार वीडियोस भी बनाए हैं, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़े हैं। देखो आपको अगर समरी नोट्स चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां से आपको जो जो चाहिए, जिस जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो है, नहीं है तो नहीं है। पहली बात तो वो डिस्क्रिप्शन से ले लेना। उसके अलावा गाइडेंस के आप यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, 18 वीडियो ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने बताया प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे वीडियो है, 10-10 मिनट के वीडियो, लेकिन कोई देखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि भाई ये देखना जरूरी है। तो कैलकुलेटर का ट्रिक्स क्या पता होने चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ाना है, इसके अलावा यहाँ पे लॉ याद नहीं रह रहा है तो क्या करना चाहिए, इसके अलावा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए लॉ को लेकर। तो बहुत सारे गाइडलाइंस, छोटे छोटे ऐसे वीडियो 10-10 मिनट के। ट्राई करो कि आप उसमें से कुछ वीडियोस जो आपके काम के हैं वो आपने देखने, कंक्लूजन वाला स्पेशली, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, प्रेजेंटेशन, इतना तो कम से कम जरूर देखो। 3 वीडियो बोल रही हूँ मैं, उससे ज्यादा भी नहीं। तो ये चीजें करो। और जिनको ये लॉ याद नहीं रहता, वो पहला वाला वीडियो है वो देख लेना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं एबीसी एनालिसिस पे। मतलब आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आप छोड़ के जाओगे तो आप चल सकता है, उस सारी चीजों को लेकर मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस करके रखा हुआ है। लेट मी शो यू एबीसी एनालिसिस। देखो अकाउंट्स के लिए ये टॉपिक है जो आपको कंपलसरी करने हैं, छोड़ के मत जाना। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, चिंता मत करना। उसके बाद मैथ्स के ये टॉपिक्स है, ध्यान रखना जो 100% कैटेगरी के है, वो जो इंटीग्रेशन डेरिवेशन है वो करके जाओ। 50 से 80% वाले हैं, आपके पास चांस है, आप चाहो तो छोड़ के जाना, लेकिन ये टॉपिक छोड़ के मत जाना। और जो नहीं कर रहे, करे हुए अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ, वो तो वैसे ही मत करो। इको के लिए ये वाले चैप्टर्स है, ये मार्क्स वाइज एलोकेशन करके रखा हुआ है मैंने, कि ये आप छोड़ के जाने का स्कोप आपके पास नहीं है। एंड लास्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए ये समझो, फर्स्ट यूनिट से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए तो मैंने बहुत डिटेल में बनाया है। लॉ में फर्स्ट यूनिट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, केस लॉज बहुत अच्छे से करके जाना वहां से। इसके लिए भी केस लॉ का भी समरी डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट पड़ी है, वीडियोस पड़े हुए हैं, उसका पहला ही वीडियो मैंने कल परसों ही डाला हुआ है। ये देखो 5 दिन पहले, ये केस स्टडी वाला वीडियो है, वो देख लेना। वहां पे डिस्क्रिप्शन में 50 पूरे लॉ के 50 केस स्टडी है जो आपको करके जाने हैं, वो दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड यूनिट में एक चीज ध्यान रखो, मैंने ये देखा लव एंड अफेक्शन टाइम बर्ड लास्ट अटेम्प्ट में पूछा है, इस बार पूरे चांस है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे, तो वो बहुत अच्छे से करो। बाकी का थोड़ा अच्छे से करो, लेकिन ये बहुत अच्छे से करो, ये फर्क है। प्रिविटी बहुत अच्छे से, बाकी सारा अच्छे से। उसके बाद थर्ड यूनिट तो पूरा करना है, उसमें स्कोप ही नहीं है। फोर्थ यूनिट के लिए सिर्फ रिविजन लेक्चर देखोगे तब भी काम बन जाएगा, फोर्थ यूनिट का लोड नहीं होगा। और सब ध्यान रखना कि चैप्टर के नीचे कुछ क्वेश्चंस है, सारे यूनिट्स के नीचे, वो देख के जाना। फिफ्थ यूनिट का मेरे हिसाब से सिर्फ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, बट मेरे हिसाब से लास्ट टाइम इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 6th यूनिट से पूछा नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से इस बार 6th यूनिट पे फोकस किया जाएगा, तो वो अच्छे से करना। 5th यूनिट का एक आध कॉन्सेप्ट आपकी इच्छा, देख के जाना है जाओ, नहीं तो आपकी इच्छा है। उसके बाद जो बचे 7, 8, 9, उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेलिस्ट है, देखो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डाले हैं, वो हैंड रिटन नोट्स। और ये 9th वाला यूनिट इस बार गलती से भी मत छोड़ना, एजेंसी। लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस कम आए हैं एजेंसी से, इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है, बहुत सारे एजेंसी से। तो ये वाला 1-1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, 1-1 घंटे में देखो, रिविजन देखो, फिर अपना करो। जिससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा और टाइम कम लगेगा टू कवर योर सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा जो बचा हुआ जो भी टॉपिक है, मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ, ये सेम चीजें मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी करी थी। ये जो भी मैंने एनालिसिस किया था, उसमें से 50 मार्क का लॉ के पेपर में 50 मार्क के क्वेश्चन थे। कॉर्पोरेट वेल पे था, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा था, स्मॉल एलएलपी पे था। इसके अलावा मैंने इस पे लिखा था, कौन सा,
यहाँ से तो सोगा में से जो लिखा था सब आया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अलग से उस वीडियो में बताया था, वो सब आया था। पार्टनरशिप का आया था क्वेश्चन। तो ध्यान से निगोशिएबल के इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स आए थे। तो जो मैंने बोला था उसमें से 50 मार्क का लॉ का पेपर आया। तो ये चीजें ऐसी है जो तजुर्बे से आई है, तो ऐसी हवा में नहीं है। तो ध्यान से ये चीजें छोड़ के मत जाना। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी इसका लिंक, ये देख लेना। उसके अलावा समरी नोट्स वहां से ले लेना और सारी चीजें अच्छे से करो। अगर इसके अलावा भी ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा हुआ है, अगर इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि कुछ भी और एक्स्ट्रा का चाहिए आपको कि ये चीजों पे हमको वीडियो बना के दो जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम कम होगा, मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन में, मैं उन सारी चीजों पे वीडियो बना दूंगी। आपको चाहिए कि आपको लेक्चर्स चाहिए, मतलब आपको रिवीजन लेक्चर चाहिए, कौन से टॉपिक का चाहिए आप मुझे बता देना, मैं वो सारे डाल दूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज्यादा लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बस ये मत लिखना कि पूरा का पूरा लॉ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डली हुई है, वो आप एक बार देख लेना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो, दो ऑप्शन है, एक होता है लाइव, एक होता है रिकॉर्डेड। लाइव और रिकॉर्डेड में बस यही मेरे हिसाब से बच्चा रिकॉर्डेड क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप डबल स्पीड पे देख सकते हो। जो मैं लाइव में बोल रही हूँ आप नॉर्मली सुन रहे हो, लेकिन वही अगर रिकॉर्डेड में डालती हूँ तो आप इसी को डबल स्पीड पे करके कम टाइम में वो पूरी चीजें कर सकते हो। तो जहां पे अब आप मरी डू और डाई सिचुएशन है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर करने के लिए डबल स्पीड पे देखो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लेकिन बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्लीज ट्राई करो, ये ज्यादा से ज्यादा ग्रुप वालों को शेयर करो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के पास जाता नहीं है वीडियो, फिर उसके बाद स्टूडेंट अलग से मुझे हर एक जन अलग से क्वेश्चन पूछता है, तो सेम क्वेश्चन में हर बार जवाब देने से अच्छा आप आपके स्टूडेंट्स तक पहुंचा देना, सारे जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबके लिए ये पहुंचा देना, क्योंकि सिमिलर कैटेगरी के होंगे सबके सब तो आपके इर्द गिर्द के। तो प्लीज ध्यान रखो कि ये शेयर करो, प्लीज लाइक भी करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन आए कि यार मैंने जो बताया है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने बताया, मतलब इतने सालों के एक्सपीरियंस है हम लोगों ने ये सारी चीजें बताई है आपको। तो प्लीज उस चीज के लिए थोड़ा सा कमेंट करो, बताओ मुझे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आऊंगी। और अगर कुछ भी हुआ तो अलग से मैंने बताया हुआ है इंस्टाग्राम kataria.tezel पे आप मैसेज डाल सकते हो। पढ़ाई करते रहो, अब डू और डाई है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, दिन रात। मैं अभी भी बता रही हूँ 1 महीने में पॉसिबल है, आप क्लियर करो। मेरे स्टूडेंट है खुद के जिन्होंने लास्ट, मतलब मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मॉक टेस्ट में मार्क्स आए थे मुश्किल से, उस बंदी को मार्क्स आए थे 8, वो मेरे पास मॉक टेस्ट के बाद आई थी। 1 महीना कुछ बचा होगा ज्यादा से ज्यादा, वो बहुत मैक्सिमम 1 महीना बचा था, एंड शी क्रैक्ड। क्यों? क्योंकि उसने दिन रात पढ़ाई की एंड शी क्रैक दैट एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बस आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखो। आपके पीठ पीछे लोगों ने आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करनी चाहिए, भाई ये बंदा बहुत पॉजिटिवली ले रहा है, ये पास हो जाएगा, वो पॉजिटिविटी आप तक पहुंचेगी। तो आप ये सारी चीजों का ध्यान रखें, पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।